हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और अब तक IFRS 15 के स्टैंडर्ड में हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से जो हमारे पास एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया था। फिर इस प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल में जो हमारे पास स्टेप 1 था, दैट वाज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, और स्टेप 2 था, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों स्टेप्स को हमने डिटेल में कवर किया। इन दोनों स्टेप्स की हमने सारी डिटेलिंग, सारी मोडालिटीज को कवर किया। इन दो स्टेप्स की कवरेज के बाद हमने IFRS 15 की कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टर्म्स कवर की, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी था, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल था और कॉन्ट्रैक्ट एसेट था। आज के इस लेक्चर में स्टेप 3 पे बढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। आज के इस डिस्कशन में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखें, IFRS 15 में प्रेजेंटेशन के एरिया में जो आपने 3 टर्म्स कवर की थी, 3 टेक्निकल टर्म्स कवर की थी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये तीनों टर्म्स ऐसी थी जो कि एक कंपनी की अपने कस्टमर से रिलेटेड थी, एक कंपनी के अपने कस्टमर से रिलेटेड थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये चीज ड्राइव हो रही थी, डिपेंड हो रही थी। अगर हम एक कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ले या एक कस्टमर से कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें कस्टमर को फ्यूचर में प्रोवाइड करना है, हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते थे। अगर एक कस्टमर से हमारा अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन एस्टैब्लिश हो जाए, इररिस्पेक्टिव कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की है या नहीं की, तो इस केस में हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करते थे। और अगर एक कस्टमर से हमारा राइट टू कंसिडरेशन तो है, लेकिन राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है अपॉन सम फ्यूचर हैपनिंग, अपॉन सम फ्यूचर इवेंट्स, उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट जो हम ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो इस केस में हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये तीनों चीजें ऐसी थी जिनका ताल्लुक हमारे कस्टमर से था। कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एग्री किए, उनकी बेसिस पे अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज हो रहा था। आज के इस डिस्कशन में जो टर्म हमने कवर करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये एक इंटरनल टर्म है, यानी कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंपनी के बैलेंस शीट में, P&L में जो इंटरनल अमाउंट हम एक्सपेंस का रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का नाम दे रहे होंगे। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करने से पहले ही इसके नाम से हमें अंदाजा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब है एक ऐसी कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकर की जा रही है। एक ऐसी कॉस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकर की जा रही है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कर रहे होंगे। लेकिन IFRS 15 इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट करता है। वन इज कॉल्ड कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट and the second one is called cost to fulfill a contract. One is called cost to obtain a contract and the second one is called cost to fulfill a contract. सबसे पहले हम बात करते हैं cost to obtain a contract. तो IFRS 15 ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर करते हो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर करते हो, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऐसा एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाएगी। लेकिन एम्फेसिस किस बात के ऊपर है कि यहां पे हम उन कॉस्ट का जिक्र करेंगे जो कि इंक्रीमेंटल नेचर की हो, जो कि संक कॉस्ट ना हो। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट का क्या मतलब है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ना होता। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ना होता। इस तरह की कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होंगे और इसे हम ऐसा एसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अगर आप कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करते हो जो कि डिपेंडेंट या जो कि इंडिपेंडेंट है, आदर कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हासिल होता है, आदर आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं करते, तो इस तरह की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कह रहे होंगे और इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पर ऐसा एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिल्डर एंड डेवलपर हूं, मेरा काम यह है कि मैं एक एरिया में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूं और बिल्डिंग के जो भी अकॉर्डिंगली फ्लैट्स वगैरह है वो अपने कस्टमर को सेल करता हूं। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जब मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैंने इसकी सेल्स पे, इसकी प्रमोशन पे, इसकी मार्केटिंग पे बहुत सारा खर्चा किया। मैंने टीवी एडवर्टाइजमेंट पे इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करवाई, मैंने रोड पे बैनर्स वगैरह रखवा कर इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करवाई, मैंने इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी पे एक लॉन्चिंग क्या कहते हैं पार्टी वगैरह अनाउंस कर दिया, कुरान खानी वगैरह कंडक्ट कर दी। तो ये सारी कॉस्ट चाहे मैं टीवी में एड रन कर रहा हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं रोड पे बैनर्स वगैरह लगवा रहा हूँ, चाहे मैं लॉन्चिंग सेरेमनी वगैरह कर रहा हूँ, ये सारी कॉस्ट मैं क्यों इनकर कर रहा हूँ? सर ये सारी कॉस्ट आप इसलिए इनकर कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ताकि अल्टीमेटली आप जो बिल्डिंग या प्लॉट या फ्लैट्स वहां पे बना रहे हो उसके लिए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे।
और साथ साथ जब ये प्रोजेक्ट मेरा लॉन्च हुआ तो मैंने अपनी सेल्स टीम को ये टारगेट दिया या अपनी सेल्स टीम को ये इंसेंटिव दिया कि जितने भी फ्लैट्स या जितनी भी प्रॉपर्टीज वो लोग सेल कर रहे होंगे तो हर एजेंट को 5% के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा होगा। अब अगर अब तक के इस प्रोजेक्ट में आप थोड़ा इवैल्यूएट करें तो हमने प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए टीवी एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट इनकर की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कॉस्ट इनकर की है, हमने रोड पे बैनर्स वगैरह लगवाने के लिए कॉस्ट इनकर की है, हमने लॉन्चिंग पार्टी कुरान खानी वगैरह कंडक्ट करने के लिए कॉस्ट इनकर की है, और हम अपने सेल्स एजेंट को ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी फ्लैट्स वो सेल कर रहे होंगे, हर सेल के ऊपर उनको 5% का कमीशन दिया जा रहा होगा। अगर मैं ब्रॉडर टर्म में देखूं तो ये जितनी भी सारी कॉस्ट का मैंने जिक्र किया, ये सारी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए नहीं थी, ये उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को हासिल करने के लिए, कस्टमर को इस सेल के अंदर एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने एक सारी कॉस्ट इनकर की थी। यानी जितनी कॉस्ट का मैंने जिक्र किया, ये सारी की सारी कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट थी। लेकिन कुछ कॉस्ट इसमें से इंक्रीमेंटल नेचर की है और कुछ कॉस्ट इसमें से संक कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो कि इंक्रीमेंटल नेचर की है, सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट तौर पे कैपिटलाइज कर रहे होंगे। बाकी वो कॉस्ट जो कि संक नेचर की, संक कॉस्ट है, उन्हें हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उन्हें हम इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। सर, मैं इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी पे, इस प्रोजेक्ट की टीवी या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे या रोड बैनर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट पे जो सारी कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, वो एक तरीके से संक कॉस्ट है। कैसे? ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट पे और लॉन्चिंग सेरेमनी वगैरह पे खर्चा किया, हो सकता है कि इसके थ्रू मेरे पास कस्टमर आ जाए, हो सकता है कि इसके थ्रू मेरे पास कस्टमर ना हो। यानी कि ये सारी कॉस्ट इंक्रीमेंटल नहीं है, कस्टमर हो या ना हो, ये कॉस्ट मैंने स्टिल इनकर करनी ही है। इस वजह से इन कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कर रहे होंगे और इन संक कॉस्ट को आप एज अ एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो मैंने अपनी सेल्स टीम को, जो मैंने अपनी सेल्स के स्टाफ को 5% के कमीशन का वादा किया कि हर एडिशनल सेल के ऊपर या जितनी भी प्रॉपर्टी या जितनी भी फ्लैट वो सेल करेंगे, हर सेल के ऊपर उनको 5% का कमीशन दिया जाएगा। ये जो 5% का कमीशन दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या था कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता। और ये जो सेल्स कमीशन मैं अपने स्टाफ को दे रहा हूं, ये उसी सूरत में पे कर रहा हूं जब वो कोई सेल डीड फाइनल कर रहे होंगे, जब वो कोई सेल एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यानी कि वो मुझे कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लाकर देंगे तो ही उनको ये 5% का रेफरल या कमीशन दिया जा रहा होगा, अदरवाइज कोई कमीशन, कोई रेफरल वगैरह नहीं दिया जा रहा होगा। तो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन कॉस्ट का जिक्र किया जा रहा है जो कि इंक्रीमेंटल नेचर की, जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। यानी कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो उन कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह रहे होंगे। थोड़ा सा इसे पर्टेनिंग प्रोविजंस को भी रीड करता है। कहता है ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन एसेट। सिर्फ वो कॉस्ट जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसे आप ऐसा एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे अगर आप कस्टमर से उसे रिकवर कर सकते हैं, कस्टमर से आप उसे रिसीव कर रहे होंगे। आगे कहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर कॉस्ट incurred in obtaining a contract that would have not been incurred if the contract is not obtained, such as sales commission that is only paid if the specified contract is obtained। फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफाइन करता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए इनकर की गई, ये इनकर ना होती अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ना होता। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? सर, सेल्स कमीशन और सेल्स रेफरल्स वगैरह। थर्ड पॉइंट में कहता है कि कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained or not shall be recognized as an expense when incurred, such as cost of preparing and submitting proposal or bid for a contract। लेकिन वो कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं irrespective of the fact कि हम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें या कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना करें, इस तरह की कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं कहेंगे, इस तरह की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहेंगे। जैसे इस तरह की संक कॉस्ट को हम इनकर करेंगे, हम इसे एक्सपेंस आउट कर देंगे। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई बिड या टेंडर वगैरह रेज करते हो, देखो प्रैक्टिकली होता क्या है कि किसी को भी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाना हो या कोई और चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो, तो वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से बिड रेज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना है, गवर्नमेंट को कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से कहेगी कि भाई इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप हमें टेंडर रेज करें, आप हमारे लिए बिड रेस करें, आप हमारे लिए प्रपोजल्स वगैरह सबमिट करें। तो जितनी भी कंपनीज वगैरह होती हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, वो उस प्रोजेक्ट के लिए अकॉर्डिंगली अपना प्रपोजल, अपनी बिड सबमिट कर रहे होते हैं। अब जितनी भी कंपनीज या जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरह की बिड या प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इस बिड या प्रपोजल की प्रिपरेशन में भी टाइम भी लग रहा होता है, कॉस्ट भी लग रहा होता है। इंजीनियर्स की टीम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रही होगी,
टेक्निकल टीम बाकी मोडालिटीज को इवैल्यूएट कर रही होगी, लॉयर की टीम इसकी लीगल साइड देख रही होगी, और फिर सारी टीम टाइम लगाकर एक बिड, एक प्रपोजल रेस कर रहे होंगे और अकॉर्डिंगली वो प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे होंगे। अब ये जो बिड या प्रपोजल आपने सबमिट किया, टेंडर आपने सबमिट किया, हो सकता है कि आपकी बिड या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। यानी प्रपोजल को रेस करने में आपकी जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है, ये सारी संक कॉस्ट है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अल्टीमेटली आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले, हो सकता है अल्टीमेटली आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का वो हिस्सा जो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट है और इंक्रीमेंटल नेचर का है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट इनकर करते हैं तो हम इसे एज अ एसेट कैपिटलाइज करेंगे, हम इसे एज अ एसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से कैपिटलाइज करेंगे। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट से इनकम रिकॉग्नाइज होगी, वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम पीएनएल में अमोर्टाइज करेंगे, पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अराइज होगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट इनकर की, एज अ एसेट इसे कैपिटलाइज कर दिया। फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो आपकी पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी, पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई करोगे तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज और पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू बी अमोर्टाइज्ड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। Contract cost to be amortized on a systematic basis that reflects the transfer of goods and services to the customer। जिस पैटर्न पे आप कस्टमर के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करोगे, जिस पैटर्न पे आप कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करोगे, आइदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और आइदर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी बेसिस पे, उसी सिस्टमैटिक बेसिस पे हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी अमोर्टाइज कर रहे होंगे और पीएनएल में चार्ज या पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारे पास एक बात और है कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की और वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल नेचर की है तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे और फिर सिस्टमैटिक बेसिस पे पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई ऐसी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर करते हो जिसका अमोर्टाइजेशन पीरियड 1 साल से कम है और आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है कि आप उसे कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज करो, तो अगर तो अमोर्टाइजेशन पीरियड 1 साल से कम है तो आप इसे इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर सकते हो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की लेकिन आपका अमोर्टाइजेशन पीरियड 1 साल से कम है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर 1 साल से कम है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 साल के अंदर अंदर ही सेटिस्फाई हो जाएगी और आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करो फिर एक्सपेंस आउट करो, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर सकते हो। कहता है एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट incremental cost of obtaining a contract may be recognized as an expense when incurred if the amortization of the contract is 1 year or less। अगर कॉन्ट्रैक्ट का अमोर्टाइजेशन पीरियड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फेक्शन पीरियड 1 साल से कम है और हमारे प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को इनकर्ड बेसिस पे ही एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, दैट इज कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दूसरा एलिमेंट यानी कि कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन आ रही है, इसे मैं रीड करता हूं। कहता है एन एंटिटी अ प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज wins a competitive bid to provide consultancy services to a new customer. The entity incurred the following cost to obtain the contract। एक कंपनी है, एक एंटिटी है जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसने एक कॉम्पिटिटिव बिड जीत ली है एक कस्टमर को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने सवाल में स्पेसिफिकली बता दिया कि ये जो 3 कॉस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं ये कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 एक्सटर्नल लीगल फीस फॉर ड्यू डिलिजेंस 15,000, नंबर 2 ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल 25,000 एंड नंबर 3 कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय दैट इज 10,000। यानी कि टोटल हमने 50,000 की कॉस्ट इनकर की है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। आगे कहता है द एंटिटी ऑल्सो पेड डिस्क्रिशनरी एनुअल बोनसेस ऑफ ₹1 लाख टू सेल्स सुपरवाइजर बेस्ड ऑन एनुअल सेल्स टारगेट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी एंड द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। कह रहे इन 3 कॉस्ट के अलावा हमने 1 लाख रुपए का बोनस दिया है, 1 लाख रुपए का एनुअल बोनस दिया आपने सेल्स सुपरवाइजर्स को उनके एनुअल सेल्स टारगेट के ऊपर, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और जो भी इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट करते हुए। तो 4 तरह की कॉस्ट है यहाँ पे। एक तो एक्सटर्नल लीगल फीस फॉर ड्यू डिलिजेंस 15,000, एक ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल 25,000 और एक कमीशन टू सेल्स स्टाफ 10,000 और तीसरा हमने 1 लाख रुपए का एनुअल परफॉर्मेंस बोनस दिया है।
रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि डिस्कस which of the above cost may be recognized as an asset in accordance with IFRS 15 with reasoning। हमें बताना है कि इन 4 कॉस्ट में से कौन कौन सी कॉस्ट को हम एज अ एसेट यानी कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एसेट IFRS 15 में रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल लीगल फीस फॉर ड्यू डिलिजेंस। सर ड्यू डिलिजेंस हम समझते हैं कि ड्यू डिलिजेंस किसे कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस बेसिकली किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले आप उसकी जो रिसर्च करते हो, अब ये देखते हो कि कोई भी काम या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ड्यू डिलिजेंस। फॉर एग्जांपल कि अगर आप शादी के लिए कोई रिश्ता भी देखते हो तो सामने वाले का रिश्ता मतलब देखने से पहले आप उसका एक बैकग्राउंड चेक करते हो ना कि लड़का और लड़की के क्या मोहल्ले में रेपो है या उसके खानदान वालों की क्या रेपुटेशन है या ओवरऑल उसके कैरेक्टर के हवाले से एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हो। तो जो रिश्ता लेने से पहले आप ये इंक्वायरी कंडक्ट करते हो, बेसिकली आप सामने वाले लड़के या लड़की का एक ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर रहे होते हो। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकली कंपनी जब कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करती है, कोई नए एक्विजिशन वगैरह करती है, कोई भी नया काम करती है, तो इन सारे कामों से करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की जाती है कि आदर हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आदर कस्टमर पैसे दे देगा नहीं दे देगा, और इस काम के अंदर कितना रिस्क और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हुआ है। तो 15,000 का खर्चा किया हमने ड्यू डिलिजेंस पे। अब ड्यू डिलिजेंस इस सवाल में तो इन्होंने बता दिया कि हमने ये कॉम्पिटिटिव बिड जीत ली है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस का खर्चा एक ऐसा खर्चा है कि ड्यू डिलिजेंस करने के बाद हो सकता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो, हो सकता है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही ना करो। यानी कि ड्यू डिलिजेंस पे जो खर्चा हुआ ये इंक्रीमेंटल नेचर का खर्चा नहीं है, ये एक संक कॉस्ट है। इस वजह से ड्यू डिलिजेंस का ये 15,000 का खर्चा हम इमीडिएटली P&L में एक्सपेंस आउट कर देंगे। फिर इसके बाद है ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल। हमने प्रपोजल को डिलीवर करने के अगेंस्ट 25,000 रुपए की ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर की है। अगेन हम प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं, अगेन हम प्रपोजल को सबमिट करने के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। इवन तो के सवाल में बताया कि हमने बिड जीत ली है, लेकिन अगेन प्रपोजल की कॉस्ट एक संक कॉस्ट है। हो सकता है प्रपोजल देने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता, हो सकता है प्रपोजल देने के बाद वो एक्सेप्ट हो जाता, तो ये भी एक संक कॉस्ट है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, इसे भी हम P&L में एक्सपेंस आउट कर देंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास तीसरी कॉस्ट है सेल्स कमीशन, कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय। और प्रैक्टिकली कमीशन दिया ही उस वक्त जा रहा होता है जब सेल्स स्टाफ कोई सेल्स लेकर आए, जब सेल्स स्टाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाए। तो इसका मतलब है कि अगर हमने सेल्स स्टाफ को, सेल्स एम्प्लॉयज को कोई कमीशन दिया है तो ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इस बिड को, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। इस 10,000 रुपए के सेल्स कमीशन को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट के तौर पे कैपिटलाइज कर रहे होंगे। और फिर इसके बाद हमें इन्होंने कहा है कि हमने एनुअल बोनस दिया है 1 लाख रुपए का, लेकिन ये एनुअल बोनस जो 1 लाख रुपए का दिया वो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिक नहीं है, वो ओवरऑल एनुअल सेल्स टारगेट, वो ओवरऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से बेस करता है। यानी कि इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो एनुअल बोनस हमने अपने सेल्स स्टाफ को दिया ये भी हमारा P&L में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। इसी का सोल्यूशन भी मैंने आपके सामने प्लॉट करा, उसे भी मैं साथ साथ रीड कर लेता हूं। कहता है द एक्सटर्नल लीगल फीस एंड द ट्रैवल कॉस्ट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड और नॉट। ये जो लीगल फीस और ट्रैवलिंग कॉस्ट हमने इनकर की है ये तो इनकर होती इवन तो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता। Therefore, these costs are recognized as expense when incurred unless they are within the scope of another standard, in which case the relevant provision of that standard may apply। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और वो इंक्रीमेंटल नेचर की नहीं है, संक कॉस्ट है, तो हम उसे एक्सपेंस आउट कर देंगे। लेकिन अगर उस कॉस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उस कॉस्ट को उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने इंस्टीट्यूट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पे स्पॉन्सरशिप और एड्स वगैरह पे खर्चा करता हूं। तो फेसबुक के स्पॉन्सरशिप या एड्स वगैरह पे जो खर्चा किया वो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन एक संक कॉस्ट है। हो सकता है उससे कस्टमर आए, हो सकता है उससे कस्टमर ना आए, इसे मैं इमीडिएटली P&L में एक्सपेंस आउट कर दूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि इसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता हूं, एक बहुत डिसेंट सा, एक बहुत प्रोफेशनल सा रिसेप्शन क्रिएट करता हूं, वहां पे मैं रिसेप्शन डेस्क भी लगवा रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा कर रहा हूं, बैक पे एक LED लगा रहा हूं, कोई फाउंटेन लगा रहा हूं, कोई एक्वेरियम लगा रहा हूं। ये सारी कॉस्ट भी मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अपनी सेल्स प्रमोट करने के लिए की है। लेकिन ये जो सारी कॉस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए की है, ये सारी कॉस्ट एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट होनी चाहिए। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे LED को परचेस करने के लिए, एक्वेरियम को परचेस करने के लिए और उसकी ओवरऑल डिजाइनिंग वगैरह पे खर्चा कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत अकाउंट फॉर होगी, इससे फिर हम इमीडिएटली P&L में एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे होंगे। आगे कहता है द कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉयज आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट
and shall be recognized as an asset for rupees 10,000 because the entity expect to recover those costs through future fees from the consultancy services. तो 10,000 रुपए का हमने कमीशन दिया, ये इंक्रीमेंटल नेचर का था, इसे आप कैपिटलाइज करोगे क्योंकि आप कस्टमर से फ्यूचर में फीस में रिकवर भी कर रहे होंगे. और लास्ट में कहता है the bonus paid to sales supervisor are not incremental cost to obtain the contract. The bonuses are not directly attributable to the identifiable contract and therefore shall be charged as expense in profit and loss account. तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में भी स्पेसिफिकली कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ही अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. अब देखिए, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही हमें अंदाजा होता है कि ये वो कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए की जा रही है, ये वो कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर की जा रही है. कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, एक बात अपने पास नोट कीजिएगा कि जो हमने कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन कॉस्ट का जिक्र किया जा रहा है जो कि इंक्रीमेंटल नेचर की है. कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ उन कॉस्ट का जिक्र किया जा रहा है जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है. जो हम कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करेंगे, इसके अंदर कोई इंक्रीमेंटल वाली कंडीशन नहीं आ रही है. तो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉस्ट आएगी जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जिक्र नहीं कर रहे होंगे. अब बात करते हैं हम कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर की जा रही है. अगर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हम कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करते हैं जिसके हवाले से हमारे पास एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर एक कॉस्ट को पूरा करने के लिए हम कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करते हैं जिसके लिए हमारे पास एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, सर उस कॉस्ट को उस रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करता हूं, तो इसके लिए हमारे पास IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है, इसे हम IAS 16 के तहत ही अकाउंट फॉर कर रहे होंगे. अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई इंटेंजिबल एसेट वगैरह परचेस करता है, तो इंटेंजिबल एसेट के लिए हमारे पास IAS 38 इंटेंजिबल एसेट का एक स्टैंडर्ड है, इसे IAS 38 के तहत ही अकाउंट फॉर करेंगे. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैं कोई इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करता हूं या इन्वेंट्री परचेस करता हूं, तो इन्वेंट्री के लिए हमारे पास एक सेपरेट IAS 2 इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसे हम IAS 2 के तहत ही अकाउंट फॉर कर रहे होंगे. तो सबसे पहले, अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करते हो जिसके लिए कोई रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, इट कैन बी IFRS 16, इट कैन बी IAS 38, इट कैन बी IAS 2, इट कैन बी एनी अदर स्टैंडर्ड, तो इस कॉस्ट को रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही अकाउंट फॉर किया जाएगा. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करते हो जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए ऐसी कॉस्ट इनकर करते हो जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप इसे IFRS 15 में एज अ एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट रिकॉग्नाइज करोगे अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही है. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई ऐसी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं जिसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप उसे उस रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर करेंगे. लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आपने कोई ऐसी कॉस्ट इनकर की जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो अब हम इसे IFRS 15 में एज अ एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे अगर ये तीनों कंडीशंस, अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं. कंडीशन नंबर 1, कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, ओवरहेड एलोकेशन. पहली कंडीशन यह है कि जो भी कॉस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर की है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्ट लेबर होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट ओवरहेड्स वगैरह होने चाहिए. तो कंडीशन नंबर 1 तो सिंपल है कि उन कॉस्ट की बात हो रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है. कंडीशन नंबर 2, कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड. कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड. एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड होनी चाहिए, यानी कि हम अपने कस्टमर से वो कॉस्ट रिकवर कर लेंगे. अब ये दो कंडीशंस बड़ी सिंपल सी है. कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है कि कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स. दूसरी कंडीशन कि हम उसे ऐसा एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड हो कि हम इसे कस्टमर से रिकवर भी कर लेंगे. तो ये दो कंडीशन तो थोड़ी सिंपल है. लेकिन तीसरी कंडीशन थोड़ी सी टेक्निकल है. तीसरी कंडीशन में कहता है कॉस्ट जनरेट और enhance resource of the entity that will be used to satisfy performance obligation in future. Cost generate or enhance resources of the entity that will be used to satisfy performance obligation in the future.
यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, ये हमारी कंपनी के लिए, हमारी एंटिटी के लिए कोई रिसोर्स जनरेट करे, यानी कि कोई एसेट क्रिएट करे, और इस रिसोर्स को और इस एसेट को हम अल्टीमेटली इस्तेमाल करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फ्यूचर में सेटिस्फाई करने के लिए। पहली कंडीशन कि आपकी कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट हो। दूसरी कंडीशन कि आपकी कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड हो। तीसरी कंडीशन कि ये जो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर की जा रही है, इसके नतीजे में कंपनी के पास कोई एसेट या कंपनी के पास कोई रिसोर्स जनरेट हो, और उस एसेट और उस रिसोर्स को अल्टीमेटली इस्तेमाल किया जाए हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इस टेक्निकल को कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने कॉलेज के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए 2 टीचर्स अपॉइंट करता हूं। एक है हमारे पास टीचर 1, एक है हमारे पास टीचर 2। टीचर 1 से मैंने ये कहा कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करनी है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करनी है, और टीचर 1 की मैंने कोई फिक्स सैलरी या अर्ली रेम्युनरेशन डिसाइड कर लिया कि टीचर 1 को मैं हर महीने कोई सैलरी पे कर रहा हूँ, या जितने आवर्स वो टीचर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस कंडक्ट करेगा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई अर्ली रेम्युनरेशन दे दिया जाएगा। तो एक टीचर है जिसे मैंने फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट कर लिया, वो हमारे कॉलेज में आकर, हमारे इंस्टीट्यूट में आकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फिजिकल क्लासेस कंडक्ट कर पाएगा। इसी के अगेंस्ट मैंने एक और टीचर अपॉइंट किया। दूसरे टीचर से मैंने ये कहा कि आपने हमारे कॉलेज के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस को रिकॉर्ड करना है। अब हमारे कॉलेज में आकर, स्टूडियो में आकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे। वंस आपकी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएगी तो हम उस रिकॉर्डेड प्रोडक्ट को फ्यूचर में कस्टमर को सेल कर रहे होंगे। अब दोनों टीचर्स को मैं या तो मंथली सैलरी दे रहा हूं या कोई अर्ली रेम्युनरेशन दे रहा हूं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक टीचर को मैं फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करने के लिए रेम्युनरेशन दे रहा हूं, और दूसरी टीचर्स को मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए रेम्युनरेशन दे रहा हूं। इन दोनों केसेस में जो टीचर्स को मैंने सैलरी या अर्ली रेम्युनरेशन पे किया, इसका क्या होगा? सर, वो टीचर जो कि फिजिकल क्लासेस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, अगर एक टीचर फिजिकल क्लासेस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तो वो फिजिकल क्लासेस में आकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस कंडक्ट करेगा। जैसे ही वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस कंडक्ट करेगा, यानी कि नॉलेज को स्टूडेंट की तरफ ट्रांसफर करेगा, तो उस नॉलेज का इकोनॉमिक बेनिफिट देन एंड देयर स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। भाई, फिजिकल क्लासरूम में अगर टीचर आकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ाना शुरू करता है, तो जैसे जैसे वो नॉलेज डिलीवर कर रहा है, जैसे जैसे वो अपने सब्जेक्ट्स को डिलीवर कर रहा है, वैसे वैसे कस्टमर उस नॉलेज का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। यानी कि मेरे कॉलेज के पर्सपेक्टिव से, मेरे इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से मेरे पास कोई रिसोर्स या कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा, तो वो टीचर जो मैंने फिजिकल क्लासेस के लिए अपॉइंट किया है, उसको मैं जो भी सैलरी पे करूंगा, जो भी अर्ली रेम्युनरेशन पे करूंगा, इसे मैं इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दूंगा, इसे मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूंगा। देखें, टीचर अगर फिजिकल क्लासेस में लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो ये कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही मैंने ये कॉस्ट इनकर की है। ये कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से ये फीस की मद में रिकवर करूंगा। लेकिन फिजिकल क्लास में टीचर ने जो नॉलेज इंपार्ट की, वो स्टूडेंट ने देन एंड देयर रिसीव कर ली, यानी कि स्टूडेंट ने देन एंड देयर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव कर लिया, रियलाइज कर लिया। मेरे कॉलेज के पास, मेरे इंस्टीट्यूट के पास कोई रिसोर्स या कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ। सर, इस केस में इस फिजिकल क्लासेस के टीचर को जो सैलरी या रेम्युनरेशन पे किया जाएगा, ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, ये इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो में वो टीचर जिसे मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए अपॉइंट किया है, अब जैसे जैसे वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेगा, मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर्स एक एसेट की फॉर्म में, एक रिसोर्स की फॉर्म में क्रिएट होंगे। फिर उन एसेट और रिसोर्सेज को मैं फ्यूचर में सेल करके उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करूंगा। उन लेक्चर्स को मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करके फ्यूचर में इनकम जनरेट करूंगा। तो वो टीचर जिसे मैंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपॉइंट किया है, इसे मैं जो भी सैलरी या रेम्युनरेशन पे कर रहा हूं, ये हमारे पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रहा होगा। अगेन, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड है, लेकिन ये मेरे लिए एक ऐसे रिसोर्स क्रिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिस रिसोर्सेज को मैं फ्यूचर में कस्टमर को डिलीवर करके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करके रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर रहा हूंगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑडिट फर्म है, दैट इज केपीएमजी। केपीएमजी के पास एक क्लाइंट आता है और केपीएमजी का क्लाइंट केपीएमजी से कहता है कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटर्नी या एक ट्रेनी रिक्वायर्ड है। केपीएमजी के पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटर्नी चाहिए, एक ट्रेनी चाहिए। ट्रेनी का काम, इंटर्नी का काम ये होगा कि वो हमारे प्रीमिसेस आएगा और डेली बेसिस पे सैकड़ों जनरल एंट्रीज, डबल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा होगा।
तो केपीएमजी ने इस क्लाइंट के लिए एक ट्रेनी अपॉइंट किया और इस क्लाइंट के ऊपर डिप्यूट कर दिया। अब उस ट्रेनी का काम क्या है कि वो पूरे दिन क्लाइंट के पास जाता है और क्लाइंट के पास बैठकर जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और केपीएमजी इस ट्रेनी को कोई ना कोई सैलरी पे कर रहा होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है। इस कॉन्ट्रैक्टर के पास एक क्लाइंट आया और इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि आपसे मुझे एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवानी है, आपसे मुझे एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवानी है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने इस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ वर्कर्स रखे और वर्कर से कह दिया कि भाई आप एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करो, जब ये फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट को, कस्टमर को हम ये फैक्ट्री डिलीवर कर देंगे। अब दोनों ही केसेस में, केपीएमजी वाले एग्जांपल में भी और कॉन्ट्रैक्टर वाले एग्जांपल में भी, पहले तो हम ये देखेंगे कि हम ट्रेनी को जो सैलरी पे कर रहे हैं या हम वर्कर को जो रेम्यूनरेशन या सैलरी पे कर रहे हैं, क्या ये कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट है या कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट है? ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में ये कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ही केसेस में क्या ये कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज यस। दोनों ही सैलरीज, चाहे ट्रेनी को पे की जाए चाहे वर्कर को पे की जाए, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए सैलरी दी जा रही है। दोनों ही केसेस में क्या ये कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल है? यस सर, हम अज्यूम करते हैं कि केपीएमजी और कॉन्ट्रैक्टर अपने क्लाइंट से फी रिकवर कर लेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या ये सैलरी कंपनी के लिए, केपीएमजी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई रिसोर्स जनरेट कर रहा है और इस रिसोर्स को यूज किया जाएगा फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए? सर, केपीएमजी के केस में इसका जवाब है नो, कॉन्ट्रैक्टर के केस में इसका जवाब है यस। क्योंकि केपीएमजी के केस में केपीएमजी ने जो ट्रेनी अपॉइंट किया और क्लाइंट पे डिप्यूट किया, वो क्लाइंट के सिस्टम पे बैठकर, क्लाइंट के प्रेमिसेस में बैठकर डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा। जैसे जैसे वो डबल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है, देन एंड देयर क्लाइंट के पास उसका इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव हो रहा है। देन एंड देयर उस क्लाइंट के पास इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होने का मतलब है कि केपीएमजी के पास कोई रिसोर्स या कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा जिसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस केस में ट्रेनी को जो सैलरी पे की गई, ये इनकर्ड बेसिस पे एक्सपेंस आउट हो जाएगी। जैसे जैसे ट्रेनी को सैलरी पे की जाएगी वैसे वैसे इसकी सैलरी एक्सपेंस आउट कर दी जाएगी। लेकिन इसी के आगे अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स को जो सैलरी पे कर रहा है, वो वर्कर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जब वो फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तब वो कंप्लीटेड फैक्ट्री हम क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। यानी कि वर्कर की मेहनत से, यानी कि वर्कर के काम से कॉन्ट्रैक्टर के पास एक रिसोर्स जनरेट हो रहा है, एक एसेट जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री। पहले वो पार्शियली कंप्लीटेड है, फिर थोड़ा ज्यादा कंप्लीट होगा, फिर और ज्यादा कंप्लीट होगा और एक दिन आएगा जब वो फैक्ट्री फुली 100% कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही वो फैक्ट्री 100% कंप्लीट हो जाएगी, हम इस फैक्ट्री को क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे या क्लाइंट को उसका पोजीशन दे देंगे। तो यहां पे वर्कर्स ने जो काम किया उसके नतीजे में एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है। यानी कि ये जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से एक रिसोर्स, एक एसेट है जिसे फ्यूचर में क्लाइंट को डिलीवर करके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो यहां पे वर्कर्स की जो सैलरी है ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट के तौर पे कैपिटलाइज हो रही होगी। अब इसी एग्जांपल में एक और डिटेल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसके पास भी वर्कर्स दो तरह के, एक वर्कर है फिक्स सैलरी पे और एक वर्कर है जो कि दिहाड़ी पे वेज बेस्ड है। फिक्स सैलरी वाला जो वर्कर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर के परमानेंट एम्प्लॉयज है। यानी कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई काम हो या ना हो, उसे अपने फिक्स सैलरी वाले वर्कर्स को हर महीने सैलरी देनी ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिहाड़ी पे वो मजदूर लेकर आया है, जो वेजेस की बेसिस पे वो मजदूर लेकर आया है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो दिहाड़ी पे मजदूर ले आता है, उनको दिहाड़ी पे करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो दिहाड़ी पे कोई मजदूर नहीं लाता, उनको कोई सैलरी पे नहीं कर रहा होता। अब अगर इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अगर इस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो मेरे पास दो तरह के वर्कर्स हैं। दोनों वर्कर्स फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं, फैक्ट्री को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कर रहे होंगे। लेकिन एक वर्कर को मैंने फिक्स सैलरी देनी है, ये सैलरी तो मुझे वैसे ही देनी थी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तो भी मैंने फिक्स सैलरी तो देनी ही थी। और दूसरा वर्कर मेरे पास दिहाड़ी बेस्ड है, यानी कि वेज बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट आया है तो मैं इन वर्कर्स को लेकर आया हूं और इनसे मैं काम करवा रहा हूं। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इन दोनों तरह के वर्कर्स की क्या सैलरी कैपिटलाइज होगी, एक्सपेंस आउट होगी, एक ही कैपिटलाइज होगी, एक ही एक्सपेंस आउट होगी? मैं जानता हूं आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर जो वर्कर फिक्स सैलरी पे है उनको तो सैलरी पे करनी ही थी, चाहे कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट होता चाहे कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट ना होता। तो वो वर्कर जो कि फिक्स सैलरी पे है आप उनकी सैलरी को एक्सपेंस आउट कर देंगे, और वो वर्कर जो आप वेज पे लेकर आए हो, दिहाड़ी पे लेकर आए हो, उनको लेकर ही इसीलिए आए हो क्योंकि आपने ये फैक्ट्री की कंसेशन करवानी है, तो इनकी सैलरी आप इसे कैपिटलाइज कर देंगे। अगर तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रीजन बीइंग कि जब मैं कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझाने लगा था उसी वक्त मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि एक बात याद रखिएगा कि हमने कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंटल का लफ्ज पढ़ा है।
यानी कि कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉस्ट आएगी जो कि इंक्रीमेंटल नेचर की है, जो कि इनकम ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता। लेकिन कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जिक्र नहीं किया। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉस्ट कैपिटलाइज होगी जो 3 कंडीशन फुलफिल करे, इसमें कोई इंक्रीमेंटल वाली कंडीशन नहीं है। तो इस एग्जांपल में चाहे मेरा वर्कर फिक्स सैलरी पे हो, चाहे मेरा वर्कर वेज बेस्ड पे हो यानी कि दिहाड़ी पे हो, इन दोनों ही वर्कर्स के केस में ये वर्कर को मैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इस कॉस्ट को क्लाइंट से रिकवर भी कर लूंगा। और ये दोनों ही वर्कर्स, चाहे वो फिक्स सैलरी पे हो चाहे वो वेज बेस्ड पे हो, ये दोनों ही वर्कर्स मेरे लिए फैक्ट्री की फॉर्म में एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसे मैं अल्टीमेटली क्लाइंट को डिलीवर करके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करूंगा। इन दोनों ही की वर्कर्स की सैलरी एज अ एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एसेट कैपिटलाइज हो रही होगी। वापस से कुछ प्रोविजन रीड करते हैं। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसी कॉस्ट इनकर की जा रही है जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चाहे फिर वो IAS 16 हो, IAS 38 हो, IAS 2 या कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, आप उस कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट को उस रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसी कॉस्ट इनकर की जा रही है जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो अब आप इसे IFRS 15 में एज अ एसेट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट रिकॉर्ड करोगे अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। वो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल हो, और वो कॉस्ट हमारी कंपनी के लिए कोई रिसोर्स जनरेट करे, कोई रिसोर्स इनहेंस करे, जिसे फ्यूचर में यूज करके हम कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब हमने अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हमारे पास कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट आ रही होगी। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से आपने एसेट रिकॉग्नाइज किया, इसका क्या करेंगे? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल्स बनाते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। मैचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि इनकम और इस इनकम से पर्टेनिंग जो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज किए जाएं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की भी आपने अमोर्टाइजेशन इसी प्रिंसिपल के ऊपर करनी है। यानी जैसे जैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज क्लाइंट को डिलीवर करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे, वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी हम अमोर्टाइज यानी कि P&L में एक्सपेंस आउट यानी कि P&L में चार्ज कर रहे होंगे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई हो रही है, तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंस आउट हो जाएगी। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इसे भी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज कर रहे होंगे, अमोर्टाइज करके P&L में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। यही बात यहां लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस that reflect the transfer of pattern of goods and services to the customer। जैसे जैसे कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर होंगे, यानी कि जैसे जैसे कस्टमर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, वैसे वैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को P&L में अमोर्टाइज कर रहे होंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के हवाले से एक और बात यह कहता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग वैल्यू से कम है, तो इस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कहता है इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L टू द एक्सटेंट दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्सीड्स नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाती है, यानी कि नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट से एक्सीड कर जाती है, इस केस में हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट एक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होगा। अब हम कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट से पर्टेनिंग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रही है, कहता है एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज अ कस्टमर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर फॉर 5 years। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट 1 year पीरियड्स। द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 year। एक कंपनी, एक एंटिटी है, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम कस्टमर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर मैनेज कर रहे होंगे 5 सालों के लिए। 5 सालों का तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 5 सालों के बाद 21 साल के लिए ये रिन्यू भी हो सकता है। और ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर की जो टर्म रहती है वो 7 साल रहती है। हमारे हिस्टोरिकल पैटर्न्स बताते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वो ऑन एन एवरेज इसे 7 साल तक लेकर जा रहे होते हैं, 7 साल तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। आगे कहता है बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज द एंटिटी डिजाइंस एंड बिल्ड्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द एंटिटीज इंटरनल यूज दैट विल इंटरफेस विद द कस्टमर सिस्टम। That platform is not transferred to the customer but will be used to deliver services to the customer। कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो कि हम इंटरनली इस्तेमाल करेंगे क्लाइंट के सिस्टम से इंटरफेस इंटरलिंक क्रिएट करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म हम क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं कर देंगे, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्लाइंट को, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे।
द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेटिंग अप द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आर एस फॉलो, और हमने इस प्लेटफॉर्म को सेटअप करने के लिए ये कॉस्ट इनकर की है। डिजाइनिंग सर्विसेज पे हमने 40,000 इनकर किए, हार्डवेयर के ऊपर हमने 1,20,000 इनकर किए, सॉफ्टवेयर पे हमने 90,000 इनकर किए, माइग्रेशन और डेटा सेंटर पे हमने 1 लाख का खर्चा किया, यानी कि इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हमने टोटल 3.5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है। डिजाइनिंग सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग सेंटर के हवाले से वो कहता है कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द अबव मेंशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कि जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है इसके लिए हमने हार्डवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा, डिजाइनिंग सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग डेटा सेंटर पे खर्चा किया, ये जो 2 खर्चे हमने किए हैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिकली पर्टेन करते हैं। आगे कहता है द इनिशियल सेटअप कॉस्ट रिलेट प्राइमरी टू एक्टिविटीज टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट बट डू नॉट ट्रांसफर गुड और सर्विसेज टू द कस्टमर। अगेन वो रिपीट कर रहा है कि ये जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, ये क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ही क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा, ये प्लेटफॉर्म ही क्लाइंट का ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे कहता है एडिशनली द एंटिटी असाइन 2 एम्प्लॉइज हु आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, although they directly incurred as a part of providing the services to the customer, the entity concludes that these costs do not generate or enhance resources of the entity. ऊपर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बिल्ड और डिजाइन करने की कॉस्ट के अलावा हमने 2 एम्प्लॉइज इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए असाइन किए। इन एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे रहे होंगे और ये एम्प्लॉइज हमारे क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे होंगे। ये जो एम्प्लॉइज को मैं सैलरी दे रहा हूं, ये जो एम्प्लॉइज सर्विसेज दे रहे हैं, ये डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट से पर्टेन करता है, लेकिन इनको जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं या इन एम्प्लॉइज से जो मैं काम ले रहा हूं, इसके नतीजे में मेरे पास कोई एसेट या कोई रिसोर्स जनरेट नहीं हो रही होगी। रिक्वायरमेंट में कहता है कि डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द अबव कॉस्ट डिस्कस्ड। हमने इस सिनेरियो में जितनी भी कॉस्ट का जिक्र किया उसकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करूं तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए जो आपने हार्डवेयर परचेस किया, ऑब्वियसली ये हार्डवेयर एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर होगा। इसके लिए जो हमने सॉफ्टवेयर परचेस किया, ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर IAS 38 इंटेंजिबल एसेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के लिए जो आपने डिजाइनिंग सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर पे खर्चा किया, ये 2 कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉस्ट के लिए हमारे पास कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम इसे IFRS 15 में कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो। कंडीशन नंबर 1, क्या ये कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है? यस, सवाल में स्पेसिफिकली बता दिया है, इलस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली बता दिया है कि डिजाइन सर्विसेज और माइग्रेशन ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द अबव मेंशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन नंबर 2, क्या ये दोनों कॉस्ट रिकवर हो सकती है? यस, जनरल अजम्पशन ये है कि अगर हम कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड होगी। तीसरी कंडीशन, क्या इन कॉस्ट के नतीजे में हमारे पास कोई एसेट, हमारे पास कोई रिसोर्स जनरेट हो रही है जिसके थ्रू हम फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे? द आंसर इज यस। हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि क्लाइंट के सिस्टम के साथ इंटरलिंक हो जाएगा, एज ए इंटरफेस काम करेगा और इसके थ्रू हम क्लाइंट को सर्विसेज परफॉर्म करके दे रहे होंगे, यानी कि क्लाइंट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो जो डिजाइन सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर का खर्चा है, इसे आप ऐसा एसेट, इसे आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के एसेट के नाम से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन फिर इसे अमोर्टाइज कैसे करेंगे? हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो फिक्स टर्म है वो 5 साल की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल है, हर 1 साल के लिए वो रिन्यू हो सकता है। और हमें यह कहा गया है कि ऑन एन एवरेज कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 7 साल का रहता है। तो यानी कि इस कस्टमर के साथ भी जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आने वाले 7 सालों में मैं इसे सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आने वाले 7 सालों में मैं इसे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करूंगा, रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो ये जो डिजाइनिंग सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज किया है, इसे हम आने वाले 7 सालों में अमोर्टाइज कर रहे होंगे, आने वाले 7 सालों में P&L में चार्ज कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की सैलरीज की। वो एम्प्लॉयज जो कि हमने ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट किए, इवन दो कि ये एम्प्लॉयज सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपॉइंट किए गए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, इवन दो कि ये कॉस्ट भी मैं क्लाइंट से रिकवर कर लूंगा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि इन एम्प्लॉयज की सर्विसेज के अगेंस्ट हमारे पास कोई रिसोर्स, कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे की जा रही है ये आपकी P&L में इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दी जाएगी। एम्प्लॉयज को जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं, चूंकि मेरे लिए कोई रिसोर्स जनरेट नहीं हो रही, इसे मैं P&L में एक्सपेंस आउट कर दूंगा। मैंने इसका सोल्यूशन भी आपके सामने ड्राफ्ट कर रखा है। देखें, डिजाइन सर्विसेज और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर पे जो खर्चा हुआ, इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ एसेट विद द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और इसे 7 साल पे अमोर्टाइज करेंगे। हार्डवेयर पे जो खर्चा हुआ इसे IAS 16 के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा, सॉफ्टवेयर पे जो खर्चा हुआ इसे IAS
38 के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा। और 2 एम्प्लॉइज जो हमने असाइन किए उनकी जो सैलरी है, उनकी जो कॉस्ट है, इसे हम पेरोल एक्सपेंस के तौर पे इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है X Limited win a 5-year contract to provide service to the customer. The contract is renewable for subsequent 1-year period and the average customer term is 7 years. एक कंपनी ने एक कस्टमर के साथ 5 साल का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के बाद 1-1 साल के लिए रिन्यू हो सकता है और ऑन एन एवरेज कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर टर्म 7 साल का होता है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगी। चूंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइमली बेसिस पे रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अब कहता है कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 एंड फोरकास्टेड फ्यूचर कॉस्ट आर एज फॉलो। पहले साल के आखिर में हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10,000 रुपए की कॉस्ट इनकर कर दी है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हम 18,000 की कॉस्ट इनकर करेंगे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटल हमारा 28,000 का खर्चा होगा। कहता है हाउ टू रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने 10,000 की कॉस्ट इनकर कर दी है, 18,000 की कॉस्ट हम फ्यूचर में इनकर करेंगे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा टोटल खर्चा कितना होने वाला है 28,000 रुपए का। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें बेनिफिट, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें रेवेन्यू कितना जनरेट करके देगा 7 सालों तक। तो अगर मैं ये रेवेन्यू टाइमली बेसिस पे 7 सालों पे रिकॉर्ड करूंगा तो इस 28,000 की कॉस्ट को भी मुझे 7 सालों पे अमोर्टाइज करना चाहिए, 7 सालों पे एक्सपेंस आउट करना चाहिए। 28,000 को अगर मैं सिंपली 7 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है 4,000 पर ईयर। ये आ जाता है 4,000 पर ईयर, यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल और छठे और 7वें साल मुझे हर साल 4-4 हजार रुपए की कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट करनी है, पीएनएल में चार्ज करनी है। अब पहले साल मैंने 10,000 की कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड की है। 10,000 की कॉस्ट में से 4,000 रुपए की कॉस्ट का बेनिफिट तो मैंने यूटिलाइज भी कर लिया क्योंकि मैंने 1 साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अगर मैंने क्लाइंट को 1 साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो 1 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, यानी कि 28,000 की कॉस्ट में से जो 1 साल की कॉस्ट रहता है 4,000, ये 4,000 आपके पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाएंगे। और बाकी के 6,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा इनकर किए पहले साल में, लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। टोटल 10,000 का खर्चा किया, 4,000 का तो बेनिफिट पहले ही साल में रियलाइज कर लिया क्योंकि 1 साल की सर्विस प्रोवाइड कर दी, 4,000 आपके पीएनएल में इमीडिएटली एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 6,000 है ये आपने पहले साल में एडिशनल कॉस्ट इनकर की है, लेकिन इसका बेनिफिट तो आने वाले 6 सालों में मिलेगा ना। तो ये जो 6,000 रुपए का एडिशनल अमाउंट है इसे हम एज अ एसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिकवरेबल भी है और इस कॉस्ट से हमारे पास एक रिसोर्स जनरेट हो रही है जिसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट की 7 साल की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो 10,000 में से 4,000 इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा, मतलब पहले ही साल में, और बाकी का 6,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज हो जाएगा। फ्यूचर में जितनी जितनी कॉस्ट आप इनकर करते जाओगे इस 28,000 में से वो कैपिटलाइज होती जाएगी और हर साल 4-4 हजार रुपए की कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट होती जाएगी। यही बात इसके सोल्यूशन में भी लिखी है। कहता है द कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द सेम बेसिस on which revenue is recognized, that is on time basis over the period of 7 years. The amount should be recognized per annum should be 28,000 divided by 7, that is 4,000 per annum. तो हर साल हम 4,000 रुपए पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। X Limited wins a contract to build an asset for a customer. It is anticipated that asset will be take 2 years to complete. एक कंपनी ने एक कस्टमर के लिए एक एसेट बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और एंटिसिपेटेड है, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, प्रोग्रेस टू कंप्लीशन इज मेजर्ड ऑन एन आउटपुट बेसिस, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 द एसेट इज 60% कंप्लीट। अब यहां भी हम कस्टमर के लिए एक एसेट बना रहे हैं, एसेट 2 सालों में प्रिपेयर होगा, ऐसे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन यहां पे इन्होंने कह दिया है कि आपने इसको टाइमली बेसिस पे नहीं, यानी कि पहले साल इक्वल और दूसरे साल इक्वल नहीं, बल्कि पहले साल आपने एसेट को 60% कंप्लीट कर दिया है। कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 एंड फोरकास्टेड फ्यूचर कॉस्ट आर एज फॉलो। हमारे पास पहले साल के आखिर में हमने 18,000 की कॉस्ट इनकर कर दी है और फ्यूचर में हम 10,000 रुपए की कॉस्ट इनकर करेंगे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी इनकर होगी 28,000 रुपए। अब रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है हाउ टू रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट। देखें इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं स्टेप 5 के हवाले से डिस्कशन करूं।
स्टेप 5 है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज और व्हेन ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। जब मैं स्टेप 5 आपके साथ कवर करूंगा तो स्टेप 5 की एक एक मोडालिटीज को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ इतनी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्टेप 5 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगी। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज होगा, और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो इसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज होगा। और जिस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा आइदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और आइदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बैक पे जो कॉस्ट है मैचिंग प्रिंसिपल के तहत वो कॉस्ट भी सिस्टमैटिक बेसिस पे अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड की जा रही होगी। अब इन्होंने यहां पे ये बता दिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 60% हमने एसेट कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं दी कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होना है यानी कि 2 साल के बाद, या ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगा यानी कि पहले साल 60% और दूसरे साल 40%। तो अब हमने इस केस में क्या करना है, देखिए 28,000 की टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 18,000 का खर्चा हम कर चुके हैं, 10,000 का खर्चा हम फ्यूचर में करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं 28,000 रुपए का 60% लूं, अगर मैं 28,000 रुपए का 60% लूं तो ये बनता है 16,800, यानी कि 16,800 की कॉस्ट ऐसी है जिसके अगेंस्ट आप एसेट प्रिपेयर कर चुके हो। अब अगर तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 साल के बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होने वाली है, अगर तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 साल के बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होने वाली है, यानी कि आज मुझे पीएनएल में कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, आज मुझे पीएनएल में कोई चीज चार्ज नहीं करनी, जो मैंने 18,000 रुपए का खर्चा किया है ये पूरा 18,000 रुपए का खर्चा एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 साल बाद सेटिस्फाई होगी, रेवेन्यू, इनकम और उससे पर्टेनिंग एक्सपेंसेस भी 2 साल बाद रिकॉग्नाइज होंगे। तो आज पहले साल के आखिर तक अगर 18,000 का खर्चा किया है ये पूरा 18,000 रुपए का खर्चा एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है और पहले साल के आखिर में हमने 60% एसेट कंप्लीट कर दिया यानी कि 60% परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो 28,000 का 60% यानी कि 16,800 का अमाउंट हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे, 16,800 का अमाउंट हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। लेकिन एक्चुअली हमने खर्चा कितना किया है सर? एक्चुअली आपने खर्चा किया है 18,000 रुपए का। तो 18,000 रुपए में से 16,800 की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड है यानी कि 16,800 की कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी, पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। जो 18,000 माइनस 16,800, 1,200 रुपए की एडिशनल कॉस्ट हमने इनकर की है, 1,200 रुपए का एडिशनल हमने खर्चा किया है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की। वो 1,200 रुपए का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमने अपने पास एक रिसोर्स जनरेट कर लिया है जो कि फ्यूचर में सेटिस्फाई होगा, फ्यूचर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करवाएगा। तो इस 1,200 रुपए की अमाउंट का भी सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। पहले केस में अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 2 साल बाद सेटिस्फाई होनी है, पूरे 18,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएंगे एज अ एसेट। क्यों? क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। सेकंड केस में अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो 18,000 रुपए का 60% दैट इज 16,800, इतना रेवेन्यू, इतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, 16,800 पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली खर्चा कितना किया है? 18,000। तो जो 1,200 रुपए का एडिशनल खर्चा किया है ये फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए किया है, यानी कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस 1,200 रुपए के एडिशनल खर्चे को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट के तौर पर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास सारी डिस्कशन थी जो पर्टेन करती थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से। इसमें हमारे पास कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट था और कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट था। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं, अच्छे से डिस्कस कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।